नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह जब पेपर खोला तो एक अच्छी चीज़ देखने में लगी। सोनिया गांधी ने फिर से एक बार कुछ चीज़ों के लिए कमान संभाल ली है। मुझे ऐसा लगता है, मैं इसलिए इस बात में थोड़ा आशावादी हो गया हूँ कि अगर सोनिया गांधी ने फिर इस उम्र में खराब स्वास्थ्य के चलने के बाद अगर किसी चीज़ को अपने हाथ में लिया है तो उससे बहुत सी उम्मीद बनती है। मैं बात कर रहा हूँ मनरेगा की, अब जिसका नाम जी राम जी हो गया है। देखिए, दो तीन चीज़ें थी, मैं पहले उसको कर दूं और फिर इस मनरेगा किस तरह से इस देश के आम मजदूर को, जो गांव का मजदूर था, उसको फिर से वापस मधुआ मजदूर बनाने के एक प्लान के तहत काम कर रही है, वो समझने की ज़रूरत है। 2005 में ये पास हुआ था, लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी, लेकिन जब इसको चेंज किया जा रहा है तो सरकार की ओर से कोई बातचीत, कोई कंसल्टेशन, कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक तरफा मामला चल रहा है और ये साफ है कि कुछ पूंजीपति, कुछ कैपिटलिस्ट के इशारे पे ये सारा कुछ हो रहा है। पहले जैसा बीजेपी के जो एक बहुत ही मतलब उनके घर के बिल्कुल बापू हैं आसाराम जी, जो जेल चले गए हैं हत्या के और यंग लड़की के रेप के आरोप में, उनको बीजेपी ने अभी छोड़ा और ऐसा बताया गया कि उनका नाम, इस योजना का नाम पूज्य बापू ग्रामीण गारंटी योजना था। कि आसाराम बापू को ये चाहते थे कि भाई अब शायद उनकी एज ठीक नहीं है, स्वास्थ्य नहीं, तो उनको श्रद्धांजलि स्वरूप, अपनी रिस्पेक्ट के रूप में बीजेपी आसाराम बापू को ये देना चाहती थी और इसलिए गांधी का नाम हटा के इसका नाम रखा गया पूज्य बापू ग्रामीण गारंटी योजना। लेकिन उस समय इसको लेके बहुत हल्ला मचा कि भाई आसाराम बापू के नाम पे आप कैसे कर सकते हैं, आपको रखना अपने किसी बीजेपी के कार्यालयों का नाम रख लीजिए, आसाराम बापू कार्यालय, राम रहीम कार्यालय, लेकिन आप इस महात्मा गांधी का नाम। तो उन्होंने एक नई बात कही, उन्होंने कहा इसका नाम अब हो जाएगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अब इसका जो एक्रोनियम बना वो हुआ वीबी जी राम जी। चलिए, अब मोदी जी इससे खुश हैं कि क्या उन्होंने जी राम जी एक दे दिया है। नियत साफ थी कि गांधी का नाम हटाना था पहला, वो उसमें सफल हो गए। लेकिन ये भी क्लियर समझ लीजिए कि ये हो क्यों रहा है। ये हो रहा है भारत में जो AA हैं उन लोगों के इशारे पे, मुख्य रूप से कई पूंजीपति हैं। आज तो अब इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ा एक्सपोजे किया है कि किस तरह से देश के 7 प्रमुख पूंजीपतियों ने मिलके से उगाही की गई है, क्योंकि उनको ठेका दो पैसा दो, ठेका दो पैसा दो, नहीं मैं उल्टा कह रहा हूँ, पैसा दो ठेका लो, पैसा दो ठेका लो, घूस दो ठेका लो। इस तरह का साफ साफ आया है कि बीजेपी किस तरह की उगाही कर रही है। देश में इलेक्टोरल बॉन्ड तो बंद हो गए, लेकिन अब डायरेक्ट पैसा लिया जा रहा है और कुल पैसा जो बीजेपी का चंदा आ रहा है वो पूरे सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कुल जो कॉर्पस है उसका 83% इसके पास जा रहा है और देश की पहली 7 प्रमुख कंपनी जिसको दे रही है, जिसमें टाटा भी अब शामिल हो गए हैं। पैसा दिया ठेका लिया, पैसा दिया ठेका लिया, इस काम में कर रहे हैं। जो मेरे हिसाब से इन दोनों के अलावा गांधी का नाम हटाना, कैपिटलिस्ट का जो ज़्यादा बड़ा लक्ष्य है बीजेपी का, और उसको समझना ज़रूरी है, वो लक्ष्य है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है उसको ख़त्म करना और एक यूनिटरी, एक केंद्र के हाथ में जो सत्ता हो, इस तरह की एक सत्ता को दिल्ली में फिर से एक बार वो करना कि जो सिर्फ केंद्र से ऑर्डर आएंगे, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के पास, लोकल बॉडीज के पास कोई ऑर्डर नहीं रहेंगे, उसी की तरफ है। क्योंकि बहुत सी गारंटीज संविधान दे रहा था, उन गारंटीज को खत्म करने का भी एक सिलसिला यहां चल रहा है। नरेगा 2006 में इंप्लीमेंट हुआ था, गेम चेंजर था। उस समय जो नेशनल एवरेज जिसकी मजदूरी थी 65 रुपये थी, 2024-25 में जिसकी नेशनल वो शायद 275-80, बिहार में 279 रुपये हो गई थी। तो वो ये एक बड़ा गेम चेंजर इसलिए था, मुझे बिल्कुल ठीक से याद है 2006 में जब ये लागू हुआ तो गांव के जो बड़े किसान थे
मतलब जो मजदूर रख के खेती कराते थे, उनको इसमें बहुत गुस्सा आई थी। और उसमें मेरे घर वाले, मतलब मेरे घर में भी जो खेती होती है उनको भी ये लगा था कि भाई मजदूरी बहुत महंगी हो गई है। उस समय 65 रुपये मनरेगा की मजदूरी हो गई थी, किसानों को 15-20 रुपया मजदूरी दी जाती थी। अब वहाँ पे एकदम से 65 रुपये आ गया, तो एक बेंचमार्क बन गया था। नाना करते करते भी शुरू के 1 साल 40-45 रुपये तक तो आई, लेकिन 1-2 साल के अंदर वो आपको मनरेगा की मजदूरी से मैच कराना पड़ता था, या उससे कुछ 2-4 रुपया कम पे ही आप काम चला सकते थे। तो इसलिए इसने ग्रामीण क्षेत्र में एक रेवोल्यूशनरी काम किया था। उसके बाद इसका जो लार्जर आइडिया था वो समझ लीजिए, वो अंत्योदय का था। समाज के सबसे गरीब वर्ग के पास पैसे पहुंच रहे थे। कई लोगों को मनरेगा स्कीम लगती थी कि बड़ी भ्रष्टाचार, मनरेगा स्कीम में नहीं, भ्रष्टाचार आपके। अब भ्रष्टाचार बड़े होते हैं। आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है देख ही रहे हैं, रफाल की डील में क्या भ्रष्टाचार हुआ देख ही रहे हैं। तो भ्रष्टाचार बड़े वाले भी होते हैं, भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचार करेगा। अब राइट टू वर्क, राइट टू फूड, ये सब पे इंप्लीमेंट, मतलब धीरे धीरे इसको वापस लेने की तैयारी है। अब 3-4 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से थोड़ा यहां पे हम सब लोग आशंकित हैं कि इसका होगा क्या। पहला, ये जो स्कीम ओरिजिनल थी, मतलब मैं मनरेगा की बात कर रहा हूं, विश्वविश्व जी राम जी, उसमें राइट टू वर्क संपूर्ण ग्रामीण भारत में काम करने का अवसर था। अब जी राम जी ने कर दिया है कि स्कोप को रिस्ट्रिक्ट किया है कि वो ग्रामीण क्षेत्र विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, एक्चुअली टेक्निकली यूनियन गवर्नमेंट है, मतलब केंद्र द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र का नोटिफिकेशन होगा वही कर सकते हैं। दूसरा, जो ओरिजिनल मनरेगा का सेंट्रल असिस्टेंस था कि सेंट्रल से, वो अनकैप्ड था कि आप जितना स्टेट में वो होगा, जितना उस पे होंगे उसको पैसा उतना दिया जाएगा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन अब प्रत्येक राज्य में कितने दिन काम कितना हुआ है उस पर कैप आ गया है जी राम जी में, उसी हिसाब से बजट एलोकेशन होगा, क्योंकि जरूरत के हिसाब से नहीं। पहले इट वाज डिमांड ड्रिवन, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये हो जाएगा यूनियन गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी वही स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। तो आपका मतलब नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, पंचायत से आने की जगह अब वो ऊपर से डिसाइड हो जाएगा। एक और जो सबसे मेरे ख्याल में 2-3 जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल चेंजेस हैं, उसमें एक ये भी है कि अब पूरे साल रोजगार नहीं मिलेगा। 60 दिन जब खेती बाड़ी चरम सीमा पे होती है, जब ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है, तो मनरेगा रोजगार नहीं देगा। लॉजिक ये है कि उससे मजदूरों की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है और वो ज्यादा मजदूरी लेते हैं। मतलब उनको मान लीजिए 100-200 रुपया मिलता था तो वो 220 ले लेंगे। तो इसलिए हम जो सबसे ज्यादा जिस समय खेती में ताव होता है, मजदूरों की जरूरत होती है, उस समय इनको मजदूरी मनरेगा की, मतलब जी राम जी नहीं मिलेंगे। और मूल बात इसके पीछे यह है, इसके पीछे जो दर्शन है ये है कि जो कॉरपोरेट हैं उनको सस्ते में मजदूर मुहैया कराए जाएंगे। देखिए, एक बड़ी आबादी ऐसी है जो जिसके पास इतना खेती नहीं, वो अपना खेत अपने खाने भर का करती है, अपने घर के ही लोग लग के उसको कर लेते हैं। ये बात कर रहे हैं जो मजदूरी बाहर करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनको ये सरकार नहीं चाहती है कि उनको 10-20 रुपये ज़्यादा मिले, उनको 10-20 रुपये कम करके अपने कॉरपोरेट मित्रों के यहाँ वो करें। और ये वो सरकार है जो कहीं ना कहीं इसके जो कैपिटलिस्ट हैं वो फ्री मार्केट, साहब फ्री मार्केट होनी चाहिए, फ्री मार्केट होनी चाहिए, तो फ्री मार्केट होनी चाहिए, तो इसमें क्यों नहीं फ्री मार्केट। खैर, एक और जो एक बेसिक चेंज हुआ है, पहले क्या था कि जो टोटल एलोकेशन था उसका 75% लेबर कंपोनेंट होता था, 25% उसका मटेरियल कंपोनेंट होता था। 75% का टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी जो लेबर कंपोनेंट था, और जो मटेरियल था उसका, जो मटेरियल 25% बचता था उसका 25%, तो टेक्निकली करीब 6.25-7.25% जो पैसा था वो स्टेट गवर्नमेंट देती थी, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। तो मोटे तौर पे जो मोटा बोला जाता है कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था
10% स्टेट गवर्नमेंट का आता था। अब वो चेंज कर दिया। अब कह रहे हैं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से केवल 60% आएगा, 40% आप दीजिए। कोई ऐसा चीज भी नहीं बताई, अफसर भी नहीं बताया कि भाई इस चीज से आपका रेवेन्यू बढ़ेगा तो इसलिए आप दीजिए। कहां से रेवेन्यू लाएगा स्टेट गवर्नमेंट? आप पेट्रोल महंगा करते हैं, आप सारा पैसा वहीं रख ले रहे हैं। आज $55 पर बैरल का रेट आ गया है, गिर गया है। आप $160 के हिसाब से इसकी अभी भी पुरानी जो रेट थे उसी पे इसकी प्राइसिंग करके हमें बेच रहे हैं। उसका जो आपके ऊपर धन वर्षा हो रही है वो आप अपने पास रख ले रहे हैं। तो इसको 60-40 कर दिया गया है, क्योंकि एक और इससे एक और फर्क पड़ा है। इससे फर्क क्या पड़ गया है कि चूंकि ये बजट पहले से तय होगा, पहले से स्टेट को कहना होगा कि भाई हम इस साल 90, मान लीजिए उनका एलोकेशन देंगे 90 है, तो साहब हम इसमें से उनका 40% होगा कि इतना ही कर पाएंगे। अब अगर मान ली डिमांड बढ़ गई, लोगों को भाई जो भी हुआ, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हुआ, तो जो बढ़ा हुआ खर्चा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो कह रही है हम 90 का 60% दे देंगे, लेकिन मान लीजिए 90 की जगह ₹95 खर्च हुआ, कुछ लोग बढ़ गए या किसी भी कारण से, तो वो पैसा वो नहीं देगी। बढ़ा हुआ पैसा पूरा स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को एक तरह से मना किया जा रहा है, उनको डिसइंसेंटिव किया जा रहा है कि इसको ये सब खत्म करो स्कीम, क्योंकि 40% जब उससे लिया जा रहा है बिना किसी रेवेन्यू का सोर्स बढ़ाए, तो इसका और अर्थ क्या है? और मेरे हिसाब से इसका जो सबसे गड़बड़, पूरी स्कीम का जो सबसे गड़बड़ और सबसे ऑब्जेक्शनेबल पार्ट है, वो ये है कि अभी तक ग्राम सभा निश्चित करती थी कि क्या काम होना है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत डिसाइड होगा कि वहां गांव में क्या काम होना है, वो यूनियन गवर्नमेंट तय करेगी। फर्क दोनों का ये है कि अभी तक गांव वाले तय करते थे, ग्राम सभा तय करती थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर से एक जगह सेंट्रलाइज पावर की बात है। ये झूठ बात है कि 125 दिन का काम 100 से 125 दिन कर दिया गया है, जब आप 365 दिन को आप अपने आप ही 305 दिन कर दे रहे हो। तो आप जो भी कहो 125 दिन, आप बजट भी बढ़ा। अच्छा, ये भी देखिए, मनरेगा का जो बजट है वो लगातार घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो आप 100 से 125 दिन कैसे कर दोगे? ये तो आप झूठ बोल रहे हो। और जो आशंका है सबको, जिस बात का डर है कि 2005-2006 में जब स्कीम आई, 20 साल की मेहनत से मजदूरों की दशा में सुधार की कोशिश हुई थी। सुधर गई थी बिल्कुल नहीं कहा जाए, लेकिन सुधार की एक अटेम्प्ट हुआ था, कोशिश हुई थी। पैसा थोड़ा जेब में आना शुरू हुआ था, इसमें भी वो नहीं है। उस पूरी प्रक्रिया पे, उस पूरा जो भी गुडविल इससे मिली थी, जो भी फायदा हुआ था, उस पर पानी फेरने का काम जी राम जी लेके आ गई। कोविड में कितनी राहत पहुंची थी। अगर मनरेगा नहीं होता, जिसको मोदी जी जब खड़े होकर पार्लियामेंट में कहे थे कि नहीं नहीं, ये तो मैं विफलताओं का स्मारक बना के रखूंगा यूपी गवर्नमेंट का, तो और उस समय मोदी जी, उसके बाद कोविड-19 पड़ा, जब आया कोविड-19 कोरोना काल में इसी स्कीम के तहत लोगों तक पैसा पहुंचा था, लोग कहीं मतलब किसी तरह से अपनी जान बचाई थी। उसको अब मोदी जी बिल्कुल उतारू हैं अपने उद्योगपति मित्रों के कारण, इसको खत्म कर देना। इसमें मैं इसलिए इस बात को, जहां से मैंने शुरू किया था, कि एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि इसकी कमान अब सोनिया गांधी ने संभाल ली है। जीवन के जिस पड़ाव पे वो हैं, मेरे ख्याल में ये उनका सबसे आखिरी, जिसको कहते हैं ना, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट होर्रे ऑफ सोनिया गांधी। क्योंकि राइट टू वोट आज उन्होंने आज एक बड़ा आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, आप लोग को मौका लगे तो पढ़िए। राइट टू वोट, वो लिखती है कि राइट टू वोट इज अंडर थ्रेट। SIR करके, ये करके आप जो 99% हमारे लोग वोटर बन जाते थे एलिजिबल वोटर्स में, उसको आज आप धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। लोगों का वोट छीनने का काम कर रहे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन तो एक तरह से ख़त्म ही कर दिया आपने, उसमें कुछ रखा ही नहीं है। राइट टू एजुकेशन, आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ला के अपनी नीयत साफ कर दी है कि पिछले
दो तीन सालों में 1 लाख सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद किए हैं। आप ये साफ वो है कि आप इस पूरे जो हमारे बेसिक राइट्स हैं उसी को ठीक से बुलडोज कर देने के चक्कर में है। लेकिन चलते चलते मनरेगा जो एक गांव के गरीब मजदूर के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था, उस संजीवनी को अब ख़त्म करने का पूरी तरह से मन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना लिया है, क्योंकि उसको अब एम्पावर्ड मजदूर नहीं चाहिए, उसको तो बंधुआ मजदूर चाहिए, जिसको मनरेगा की आधी सैलरी हो, चौथाई सैलरी हो, उसमें भी काम करने के उसके पास और कोई चारा न रह जाए, वो लाचार और बेबस हो जाए। ये इस जी राम जी स्कीम इंश्योर करेगी उन कैपिटलिस्ट बीजेपी सरकार के उन कैपिटलिस्ट दोस्तों के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।